चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ठोस पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ हमें पता है मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, दिख रहा है आप लोगों को कि ठोस अवस्था में जो परमाणु कणु आयन जिनसे मिलकर के बना होता है पदार्थ, उनमें अंतरा आणविक बल बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे कण बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। इसलिए इनकी आकृति, आकार, आयतन सभी निश्चित होते हैं। दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की अपेक्षा अंतरा आणविक बल कम पाया जाता है, इसलिए इनके कण कुछ दूर दूर होते हैं और इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने का गुण पाया जाता है। तीसरी अवस्था होती है गैसियस अवस्था। गैसियस अवस्था में अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, इसलिए इनमें कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं नंबर 1 सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में इसके अवयवी कणों के मध्य में आकर्षण बल होता है, जो आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध या वान डेर वाल बल के कारण होता है। इसलिए इसमें आयतन, आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। दूसरी अवस्था है इसमें लिक्विड अवस्था। लिक्विड अवस्था, इसके आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण ही इसके अवयवी कण दूर दूर हो जाते हैं और गतिमान रहते हैं, इसलिए इसमें बहने का गुण होता है। जैसे जल को किसी एक स्थान पर डाल दिया जाए तो बह करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी अवस्था होती है गैसियस अवस्था। गैसियस अवस्था में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आपको बताया था, क्योंकि इनके अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल या तो होता ही नहीं या बहुत नगण्य होता है, इसलिए इसके अणु कभी तो निकट आ जाते हैं और कभी कभी दूर चले जाते हैं। इसी कारण इसके आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कभी कभी अलग से कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था क्या होती है। तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो पदार्थ व ऊर्जा के बीच संबंध को दर्शाती है। इसे पदार्थ का ऊर्जा रूप या एनर्जी रूप भी कहा जाता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है तथा 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सभी को पता ही है, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी ठोस होते हैं सभी अत्यंत कठोर होते हैं। उनकी आकृति निश्चित होती है और ये असंपीड्य होते हैं। घनत्व इनका उच्च होता है और इसमें विसरण नहीं होता। इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अब हमें 2 प्रकार के सॉलिड पढ़ना है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस का अगर एक उदाहरण लें हम, तो इसमें नमक यानी कि NaCl, शर्करा यानी कि C12H22O11 और कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। क्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल AB प्रकार के ठोस का, तो पहले A फिर B फिर AB, ठीक उसी प्रकार जैसे NaCl होता है NaCl फिर Na जुड़ा होता है Cl से, Cl जुड़ा होता है Na से, तो इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। अर्थात एक इसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में होते हैं, यानी Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, C फिर Na के बाद Cl। तो इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी
जो ताप होता है निश्चित इनका, उसी पर ये गलते हैं। इसमें विषमदैशिकता पाई जाती है। इसमें क्लीवेज का गुण पाया जाता है। क्लीवेज मतलब अगर इसको काटेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कटेगा। और इनमें जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, यानी एकदम से ठंडे होते हुए ये नहीं आते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। एग्जाम्पल इनका हो जाएगा NaCl, KCl, FeCO, Ag, डायमंड, ग्रेफाइट। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस से एक प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है कि क्या कारण है बसों में लगी खिड़कियां कुछ समय बाद तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और इसको अतिशीति द्रव भी कहा जाता है। होता क्या है, जब कांच खिड़कियों में लगाया जाता है उस समय तो उसका चारों तरफ आकार फिक्स होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे बह करके नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है। तो ऊपर की तरफ से जहाँ पतला हो जाता है खिड़कियाँ हिलने लगती हैं, इसीलिए वो बसों में आवाज़ करने लगती हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते तथा जिनका कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। गुण पढ़ें तो इनके कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, जैसे ये दिखाया गया है स्ट्रक्चर में। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनमें समदैशिकता होती है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि समदैशिकता किस में पाई जाती है। तो समदैशिकता अक्रिस्टलीय में पाई जाती है और विषमदैशिकता क्रिस्टलीय में पाई जाती है। इनका शीतलन वक्र सतत होता है। ये अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड होते हैं। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे बहुत दिन पुरानी खिड़की में लगी कांच मोटी हो जाती है, जैसे कांच, सिलिका, रबड़, प्लास्टिक आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। संगठक कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में संगठन कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती। नंबर 2, ये वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीति द्रव अथवा आभासी ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता होती है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के ताप एक निश्चित परास पर पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस काटे जाने पर इनमें स्पष्ट विदलन होता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl, LiCl, ZnS, EtC। और अक्रिस्टलीय ठोस में काटे जाने पर इनमें अनियमित विदलन होता है, जैसे कांच, रबर, बहुलक आदि। अब विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों के अभिलक्षण के आधार पर हम वर्णन करते हैं। तो अभिलक्षण, फिर आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजक ठोस, फिर आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो संगठक कण यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं। सहसंयोजक ठोस हैं परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। आणविक ठोस अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और धात्विक ठोस धनावेशित कोटर एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। बंध आयनिक ठोस में प्रबल कूलामी स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है। सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आणविक ठोस में द्विध्रुव अन्योन क्रिया, हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल बल पाया जाता है। धात्विक ठोस में धात्विक आबंधन पाया जाता है। भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कठोर एवं भंगुर, जैसे NaCl, कठोर, डायमंड, ग्रेफाइट। और आणविक ठोसों में सामान्यतः मृदु ठोस, जैसे CO2। धात्विक ठोस में कठोर किंतु आघात वर्धनीय और तन्य, जैसे लोहा। गलनांक आयनिक ठोसों का अति उच्च होता है
सहसंयोजक ठोसों का उच्च होता है और आणविक ठोसों का अति निम्न होता है। धात्विक ठोस में पर्याप्त उच्च होता है। वैद्युत चालन वैद्युत चालन आयनिक ठोसों में ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस सहसंयोजक उच्च विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन इनका एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। आणविक ठोस ये अति निम्न विद्युत रोधी होते हैं और धात्विक ठोस ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन होता है। इसका आयनिक ठोस का उदाहरण हो जाएगा NaCl और कॉपर सल्फेट। सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। और आणविक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस CO2, नेफ्थलीन। और धात्विक ठोस का एग्जाम्पल सभी धातुओं Cu, Fe, Ag, Al, Ag, आर। अब कुछ परिभाषाएं हम पढ़ते हैं जो इसमें पूछी जा सकती हैं। जैसे पहली है एकांक कोष्ठिका। एकांक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल। यूनिट सेल त्रिविम जालक का वह सूक्ष्मतम एवं सरलतम रूप होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे किसी मकान में ईंट होती है तो वो उसकी यूनिट सेल होती है, उसी प्रकार से त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है यूनिट सेल कहलाता है। ये बिल्कुल लूडो की गिट्टी की तरह है। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को हम त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यूनिट सेल के कई यूनिट जुड़े हुए होते हैं त्रिविम जालक में, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है। इसको थोड़ा बनाना टफ होता है, तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं बनाने के लिए। इस तरीके से बनाएंगे इसको।
इस तरीके से प्रयास करेंगे बनाने का। अब अगली हेडिंग लेते हैं, समन्वय संख्या। तो किसी क्रिस्टल के किसी परमाणु या अणु या आयन को स्पर्श करती अन्य पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर देखिए, यहाँ पर A, फिर हम B लिखें और इसके बाद C। तो B के टच में A और C हैं, तो B की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 3 हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं हम। तो पहली होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं साधारण एकक कोशिका। तो साधारण एकक कोशिका में क्या होता है? वे यूनिट सेल जिनके लेटिस पॉइंट यानी कि परमाणु केवल कोने पर होते हैं, ये जो एक प्रकार की होती है, केवल पहले नंबर है, इसका नाम है इसका सिंपल यूनिट सेल या SCC। तो बेघनीय सेल जिनके परमाणु केवल कोनों पर ही होते हैं, इनके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। इसमें परमाणु द्वारा 52.4% स्थान घेरा होता है, अर्थात इसकी पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता जो होती है 52.4% होती है। परमाणुओं की 8 कोनों पर संख्या के लिए हम सूत्र लगाएंगे 8 गुणा 1/8, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर एक है कोर की लंबाई, R त्रिज्या हो जाएगी, D पूरा व्यास हो जाएगा और A बराबर 2R यानी कि D हो जाएगा। दूसरी प्रकार की जो यूनिट सेल होती हैं वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं। इसको हम केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं, और ये वे यूनिट सेल होती हैं जिनके कण कोणों के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल या FCC। तो बेघनीय एकक कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त फलक पर स्थित होते हैं। ये फलक हैं, जैसे लूडो में 6 गिट्टियाँ होती हैं, 6 अंक लिखे होते हैं, वो फलकों पर लिखे होते हैं, तो वो फलक होते हैं। तो इस वे एकक घनीय कोशिका जिसमें परमाणु के कोनों के अतिरिक्त फलक पर स्थित होते हैं FCC कहलाते हैं। इसके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है और इसमें परमाणु द्वारा 74% स्थान घेरा जाता है। परमाणुओं की संख्या 8 कोनों पर है, प्लस 6 फलकों पर परमाणु होते हैं। तो इसके लिए सूत्र लगेगा 8 गुणा 1/8 और 6 प्लस 6 गुणा 1/2। तो 1 प्लस 3, इस तरीके से 4 परमाणु आ जाएंगे। इसका A बराबर होता है 2√2R या 2R बराबर √2 बराबर D√2 या R बराबर A अपान 2√2। जो कोने पर परमाणु होते हैं वो यहाँ पर केवल 1/8 योगदान देते हैं, और जो फेस पर परमाणु होते हैं वो 1/2 योगदान देते हैं। दूसरी हो जाएगी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC। तो वे यूनिट सेल जिसमें कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर परमाणु होते हैं BCC कहलाते हैं। परमाणु
तो इसमें परमाणु की संख्या 8 कोनों पर प्लस 1 केंद्र पर, तो 8 गुणा 1/8 प्लस 1 गुणा 1, तो 2 आ जाएगी इस तरीके से। इसमें a बराबर 4/√2 r या 2d√3, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है। तीसरी हो जाएगी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त यूनिट सेल की किसी विपरीत फलकों पर उपस्थित हों तो इसे ECC कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये पढ़ना है और कॉपी पर इसके नोट्स बना लेने हैं। एक बार मैं सीरियल से इनको दोबारा से प्रत्येक पेज को दिखा रहा हूँ, इनका आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, इसका शेष पाठ कल 8 बजे 12 मैथ में और 9:40 पर 12B के लिए बायोलॉजी के लिए दिखाया जाएगा।